दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को होली के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। होली का यह त्यौहार, होली की ये रंग आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्साह लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, वह जायद की फसलों के ऊपर केंद्रित रहेगा। जायद की कौन सी फसलें होती हैं, उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाना चाहिए और सिंचाई व्यवस्था, देखरेख किस प्रकार से की जानी चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर आज हम हमारे स्टूडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, कार्यक्रम का जो विषय है वो है जायद की फसल तैयारी और सामयिक कार्य। दोस्तों, हमारा आज का प्रोग्राम फ़ोन इन प्रोग्राम है और नीचे दिए गए स्क्रीन पर टोल फ्री नंबर 1800-233-0040 पर भी आप हमें फ़ोन लगाकर हमारे विशेषज्ञों से बातचीत कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर R.K. जायसवाल जी। R.K. जायसवाल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब के बारे में हम आपको बता देते हैं। डॉक्टर साहब हैं प्रमुख वैज्ञानिक उद्यानिकी से, जो कि फल अनुसंधान केंद्र ईंटखेड़ी भोपाल से हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हमारे साथ में मौजूद हैं सफल किसान श्री गुलाब सिंह मेवाड़ा जी। गुलाब सिंह मेवाड़ा जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और होली की सर आप दोनों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा जो विषय है जायद की फसल तैयारी और उनके जो सामयिक कार्य हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर, डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जायद की जो फसलें होती हैं, ये कौन सी फसलें होती हैं? किसान भाइयों, जैसा कि आपने अब गेहूं कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। कई जगह लेट हैं, देरी से हैं, तो वहाँ पे अभी चल रही है। चना की कटाई हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो ये जो अब मार्च का जो अंतिम सप्ताह है, ये हमारा जायद के फसल लगाने के लिए उपयुक्त होता है और ये समय शुरू हो गया है। तो मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून तक ये जो हमको 3-3.5 महीने का जो समय मिलता है, तो इस समय को हम बोलते हैं जायद का समय, या अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं ऐसी फसल लगा के जो कम समय में होते हैं। सामान्यतः जायद की फसलें जो है 60 से 75 दिन और 80 दिन तक ही होती है। और इसमें जो है हम बीज की बोनी भी कर लेते हैं और साथ ही साथ इसकी कटाई भी कर लेते हैं। तो ये जो बीज के हमारे समय मिलता है अतिरिक्त लाभ के लिए, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मध्य प्रदेश में जो किसान भाई है, जो जायद की फसल के रूप में मूंग है, उड़द है, कुछ किसान भाई जो हैं भिंडी सब्जियों की तरफ अगर आते हैं तो भिंडी की है, बरबट्टी की है, ये फसलें अभी जो है जायद के मौसम पे लगा रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी नदी के किनारे की जो जगह रहता है, या जो नदियों की दांगनबाड़ी हम जिसको कहते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की बेल वाली जो फसलें हैं, जिसमें आपका ककड़ी, खीरा, कद्दू, तरबूज, खरबूज और इसके साथ ही साथ टिंडा, ये ऐसे जो 6-7 प्रकार की जो हमारी बेल वाली सब्जी हैं, तो ये भी हमारी जो है जायद की फसल कहलाती है। और इसको हमारी ग्रीष्म ऋतु में हमारे किसान भाई बहुत सफलतापूर्वक इसका खेती कर रहे हैं और इससे लाभ भी ले रहे हैं। जी किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जायद की फसलें यानी कि अतिरिक्त लाभ की फसलें, आप इनको ज़रूर लगाइए और अतिरिक्त लाभ आप ज़रूर कमाइए। आइए गुलाब सिंह जी से भी हम बातचीत करते हैं। गुलाब सिंह जी एक सफल किसान है और एक लंबे अरसे से खेती करते आ रहे हैं। गुलाब जी, क्या कहेंगे? जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अतिरिक्त लाभ की फसल है, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि जैसे अभी अपनी फसल कट गई गेहूँ, तो जो अपना 3 महीने का समय फ्री रहता है, तो किसान के लिए भी फ्री रहता है और वो ज़मीन के लिए भी फ्री रहता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है मेरा, और मेरा तो ट्रेनिंग रोज़ चलती रहती है। और हमने भी सर 1 एकड़ में मूंग लगाया है, 1 एकड़ में भिंडी लगाई है, आधी एकड़ में गिलखी, लौकी, सभी सब्जी लगाई है बेलदार। तो ताकि क्या रहता है कि जो फसल काटने के बाद में जो ज़मीन फ्री 3 महीने पड़ी रहती, उसका लाभ किसान को भरपूर मिलता है। तो वो वैसे ही पड़ी रहती ज़मीन, और उसके साथ किसान गर्मी में बढ़िया पैसा भी कमा लेता है। और पैसे के साथ साथ ना तो ज़मीन फ्री रहेगी 3 महीने, ना किसान फ्री रहेगा। तो उससे किसान को बहुत बड़ा फ़ायदा है। और भिंडी तो एक ऐसी चीज़ है सर कि भिंडी मूंग के समय बहुत कम समय में तैयार भी हो जाती है और बहुत कम समय में भिंडी चल जाती है। और मूंग भी एक ऐसी चीज़ है, अभी तो
बहुत बढ़िया रेट भी मिलता है मूंग का। और लगभग में किसानों ने पूरी तैयारी करके पूरी फसल मूंग भिंडी लौकी सर अभी सर ने डॉक्टर साहब ने बताया किसान ने पूरी सब्जी किसान बो चुका है। और अभी भिंडी भी चल गई है, लगभग अपने बेलदार सब्जी भी चल चुकी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे गुलाब जी ने बताया कि बीज का जो है कि ये जो मध्यांतर समय रहता है, किसान भाई जो खाली रखते हैं तो उसमें आप जायद की फसलों को लगाइए ताकि आपको अतिरिक्त लाभ मिले। डॉक्टर साहब, लाभ की से अगर हम हट के बात करें तो जायद की खेती का मतलब विशेष तौर पर खेत को क्या फायदा होगा उसमें? किसान भाइयों, मैं बचाना ये चाहता हूँ कि खेत की अगर व्यवस्था हमको बना के रखनी है तो विशेष रूप से हमको ध्यान देना पड़ेगा सिंचाई की तरफ और उसमें देने वाले पोषक तत्वों के ऊपर। अगर हम ये दो चीज़ का प्रबंधन सही करते हैं तभी हम जो है जायद की फसल बहुत अच्छे से ले पाएंगे। अब इसके लिए जिन किसान भाइयों के पास पानी है अभी गर्मी में जो अतिरिक्त रूप से वो सिंचाई कर सकते हैं, वही किसान जो है जायद की फसल लेते हैं। और जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं रहते हैं तो वो खाली छोड़ते हैं पड़ती के रूप में। तो जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ या 5 एकड़ का जो उनके अपने प्रबंधन में आता है, जो कुएं हैं या ट्यूबवेल हैं, तो वो इस तरह से अपना प्रबंधन करके उस जमीन की व्यवस्था को, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसमें अच्छी उपज ले पाएंगे। जी गुलाब जी, वहीं सिंचाई व्यवस्था की यदि हम बात करें तो आपने अपने खेतों में किस प्रकार से सिंचाई की व्यवस्था की हुई है? हाँ जी सर, खेत में क्या है सर, अभी हमने जैसे बेलदार सब्जी लगाई है उनमें हमने लगाई है ड्रिप। बट ड्रिप में क्या है, अगर अपन पानी मोटर से फेरेंगे तो लंबा पानी फेरते जो फैल के पानी, तो उसमें खरपतवार भी ज़्यादा उगता है और उसके बाद में पानी भी ज़्यादा लगता है। तो हमने जो भी बेलदार सब्जी बोई है उसमें बड ड्रिप लगाई है ताकि बड ड्रिप से पानी की भी बचत हो और खरपतवार भी पैदा न हो। उसके बाद में मूंग भी बोया तो सर क्या है, किसान अगर मूंग छींच के बोएगा तो उसमें 5 पानी फेरना पड़ेगा। अगर किसान शिड्यूल से मूंग बोएगा तो पानी की बचत होगी, उसको 2 पानी में मूंग पर्याप्त फसल पैदा हो जाएगी। तो इसलिए हमने सर और किसान भाइयों को भी बताया मैंने, जैसे अपने लहसुन के जो पत्ते निकलते हैं उसको खरपतवार के लिए अगर आप खेत में बिछा दोगे तो उसमें 2 फायदा, एक तो पानी की नमी बनी रहेगी और खरपतवार से भी किसान मुक्त रहेगा, क्योंकि आजकल मजदूर तो मिलते नहीं। इसलिए किसान को चाहिए कि कम पानी के लिए क्या बोलते हैं ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कम पानी के लिए गुलाब सिंह जी ने विशेष तौर पर किसान भाइयों को कहा है कि वे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करें जिससे कि पानी की कम खपत हो। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि और कौन से सिस्टम ऐसे हैं जिनसे हम सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब, जैसे गुलाब जी ने बताया कि वे तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, हमने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी सुना है, ये किस प्रकार का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है और किसान भाई किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं? किसान भाइयों, जैसे कि आजकल जो हमारी जल प्रबंधन के लिए स्मार्ट शिप्स आ चुके हैं, तो आप जो है अपने मोबाइल के माध्यम से घर में बैठ के जो है अपनी सिंचाई का प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि आप जो भी फसल लगाए हैं तो उस फसल में विशेष रूप से मल्चिंग का हम प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका ब्लैक मल्चिंग का प्रयोग हम करते हैं। इसके साथ ही साथ ड्रिप के साथ जो ड्रिपर्स रहते हैं उसकी संख्या को भी बढ़ाया गया है अलग अलग फसल के अनुसार, कि उसकी प्रतिदिन की जल की आवश्यकता कितनी है, इसके आधार पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसको प्रतिदिन 1 लीटर पानी चाहिए कि आधा लीटर चाहिए कि 200 ml चाहिए। उस हिसाब से हम अपनी जो है कंप्यूटर में प्रोग्राम बना लेते हैं और ड्रिप से उसको कनेक्शन कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। और हमें जो पहले का जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रिप का मेथड था कि हमको 2 घंटा या 3 घंटा चलाने पड़ते थे, आज हम उसमें काफ़ी सुधार कर लिया है और हम 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट ही अपने ड्रिपर्स को चलाकर हम अपने उतने पानी कम समय में हम दे देते हैं। और इसके साथ हम बिजली की भी बचत कर लेते हैं और पौधे को भी जितनी आवश्यकता पानी की है वो प्राप्त हो जाती है। तो आजकल ये नया प्रबंधन भी हमारे बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग कर रहे हैं और इनको अच्छा लाभ उससे मिल रहा है। जी बिल्कुल किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि फुली कंप्यूटराइज है और यदि आप इसका इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं खासतौर पर सिंचाई के लिए, तो निश्चित तौर पर पानी के साथ साथ आप ऊर्जा की भी बचत
कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी मल्चिंग की, जैसे कि आपने बताया कि मल्चिंग जो की जाती है, डॉक्टर साहब मल्चिंग की विधि के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। किसान भाइयों, क्या है कि आजकल जो मल्च जो आ रहे हैं, जिसको हम ब्लैक पेपर्स या ब्लैक सीड भी कहते हैं, तो आप जो है बिछाने के लिए आजकल ट्रैक्टर ड्रोन जो है यंत्र आ चुके हैं, और उसमें जो है हम उसको फसल के हिसाब से कितनी पट्टी रखनी, पट्टी मतलब है कि 2 मीटर की है कि 3 मीटर की है, तो ये हमको तय करना होता है अपनी फसल के रूप में। इसके साथ उसको हम बिछा देते हैं। इसके बाद जो बीज हमको डालने होते हैं तो उसमें एक गोल छिद्र भी हमको करनी होती है, और उसके अंदर पहले से ही ड्रिप सिस्टम हमारे बिछ जाता है। तो हमको फसल के हिसाब से दूरी को तय करना होता है कि हमें 30 सेंटीमीटर पे लगाना है कि 60 सेंटीमीटर पे लगाना है कि 45 सेंटीमीटर में। तो अलग अलग फसल के लिए ये दूरियां तय होती है, उस हिसाब से हम मल्चिंग कर लेते हैं। मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप की व्यवस्था कर लेते हैं और होल्स भी तैयार कर लेते हैं। कुछ फसल ऐसे होते हैं जो सीधा हमको बीज से लगाते हैं, और कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनके हम पौध तैयार करते हैं और उसका जो है स्थानांतरित करते हैं। तो इस प्रकार से हमको जो मल्च का जो प्रयोग है, जो हम मल्च बिछाते हैं, तो फसल के हिसाब से उसकी तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। जी गुलाब जी, आपसे हम जानना चाहेंगे मल्चिंग विधि, जैसा कि बताया प्लास्टिक की शीट्स रहती हैं, उसके ऊपर आवश्यकता अनुसार होल्स कर लिए जाते हैं। यदि हम मल्चिंग का उपयोग ना करें और यदि हमें कॉस्ट बचानी हो, तो इसके स्थान पर आमतौर पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? जी सर, क्या है कि सभी किसान तो मल्चिंग नहीं कर सकते खेती में, पर उसमें एक दो उसके है पॉइंट। जैसे अगर किसान फसल वो लगाता है, सब्जी लगाता है, तो जो भी खेती में से जो अभिशेष निकलते हैं, जैसे बप्याली है, उसको किसान बप्याली बिछा देगा, तो उससे भी खरपतवार नहीं उगते हैं, और उसके बाद में पानी की भी वो बचत हो जाएगी। और उसके साथ साथ सर क्या है कि एक किसान क्या करते हैं कि आजकल हाथ का डोरा चल गया है, उसको भी घिस देते हैं। उसके पास खुरपी के द्वारा भी इस्तेमाल करके वह खरपतवार निकाल सकते हैं। पर लेकिन कुल मिला के किसान को एक ही बढ़िया है कि वो हाथ वाला कुल्पा चलाने से वो एक कुल्पा करीबन एक दिन में 5 मजदूर की बचत करता है। तो किसान को ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, ये किसान कर सकता है उसको। जी, किसान भाई चाहें तो मल्चिंग के स्थान पर प्याली का भी उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, बात हुई प्याली की, तो गुलाब जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि प्याली का भी उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, रोगों की यदि हम यहाँ पे बात करें तो पौधों में कई प्रकार के रोग लग जाते हैं सर। कीट हैं, कीड़े हैं, इस प्रकार के रोग लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, कौन कौन से रोग हैं जो जायद की फसलों को लगते हैं, और यदि हम उनके नियंत्रण की बात करें तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? किसान भाइयों, कि जैसे इस समय हमारी जो जायद की फसल लगी हुई है, इसमें जो प्रमुख बीमारी या जिसको हम रोग कहते हैं, तो देखते हैं कि नर्सरी मॉर्टिलिटी एक कहते हैं हम, कि बीज बोने के बाद जो है कुछ पौधे सूख जाते हैं। तो इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे कि हम जितनी संख्या हमको मिलनी चाहिए पौधों की, उतनी नहीं मिल पाती है। तो मैं इसके लिए आपको सुझाव देना चाहूँगा कि
कि आपको बीज उपचारित करना बहुत आवश्यक है। चाहे मूंग हो, चाहे आप उड़द लगा रहे हो, या भिंडी की फसल हो, या आपकी बेल वाली फसल हो, तो इसके लिए बोने के पहले जो है हमको बीज का उपचारित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब भी बुआई की तैयारी हो जाए उससे पहले बीजों का उपचारण कर लेना अत्यंत आवश्यक हाँ। रहेगा। तो डॉक्टर उससे साहब। क्या होगा कि ये प्रारंभिक अवस्था में जी, जो जी। बीमारी आने की संभावना है उसको हम कम कर सकते हैं जी। या नहीं आएगा। तो इसके लिए आपकी जो है डाइथेमियम 45 है, जिसको हम मैंकोजेब बोलते हैं, तो इसके आप 2.5 ग्राम मात्रा लेके प्रति किलो बीज के मान से आप उपचारित कर सकते हैं। या कार्बनडाइजिम है, इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 ग्राम 1 किलो आपकी जो बीज की मात्रा से लेके जो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारी बीज जो उगने के समय जो मरने की संभावना है वो कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि खासकर मूंग और भिंडी में हम देखते हैं कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो पीली पड़ने से क्या होता है कि जिसको हम मोजेक बीमारी कहते हैं, हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि इसको मोजेक होता है। तो ये मोजेक जो है ये बीमारी तो है, लेकिन ये जो कीड़े से फैलता है। ये जो पत्तियों का डॉक्टर साहब पीला पड़ना, जिसे पीलापन कहते हो हैं। जाना जी, जी। और धारी बन जाना। तो ये क्या होता है कि एक रस चूसक कीट होता है जिसको हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं या वाइट फ्लाई कहते हैं। दूसरा होता है थ्रिप्स। ये जो 2 कीट हैं जो इस बीमारी को फैलाते हैं, तो हमको इनका भी कीट नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यक है। और इसको हम बहुत आसानी से, अगर हम खेत में निरीक्षण करते हैं तो इसका नियंत्रण हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो है रसायन का भी प्रयोग कर सकते हैं और जैविक रूप से भी इनका नियंत्रण कर सकते जी हैं। डॉक्टर साहब, जैविक और रसायन, जैसा कि आपने दोनों को बताया कि दोनों का उपयोग किया जा सकता है, प्रेफर कैसे करेंगे, जैविक के लिए या फिर केमिकल के लिए? देखिए, जहाँ पर अगर एपिडेमिक या बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है तब तो हमको रसायन की तरफ जाना होता है। जी। और जहाँ शुरुआत होती है, प्रारंभिक अवस्था में है, तो उस समय हम जैविक से बहुत आसानी से कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है नीम का तेल, ये नीम का तेल जो है अगर हम इसका प्रयोग करेंगे प्रारंभिक अवस्था में, तो हम निश्चित रूप से ये जो रस चूसक कीट है, चाहे वो आपका सफ़ेद मक्खी हो, चाहे आपका थ्रिप्स हो, या आपका जो बोरर्स हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में हम जो है नीम के तेल से इसका हम जो है नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा कि नीम का तेल का आप प्रयोग करते हैं तो इसके साथ साथ स्टिकर का भी हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम तेल डालते हैं तो हमारी जो है नोजल आपके जो है चोक हो जाती है। तो इसके लिए स्टिकर के रूप में जो है आजकल जैविक स्टिकर भी आ चुके हैं। तो उसमें हमारे पास जो जैविक शैम्पू आ रहे हैं जो बाल में लगाने के लिए, तो हम उसका भी प्रयोग जो है स्टिकर के रूप में कर सकते हैं। और लगभग जो है 4 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से यदि हम नीम ऑयल का लेते हैं, ये भी अलग अलग पावर के होते हैं, 10,000 के होते हैं, 15,000 के होते हैं, 20,000 के होते हैं, तो आसानी से हम जो है रस चूसक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था में हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि आजकल जो है वाइट कलर की पट्टियाँ भी हमारे किसान भाई लगाने लगे हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वाइट कलर की पट्टियाँ जगह जगह लगा देते हैं प्लेट्स के रूप में, और उसमें जो है ग्रीस लगा देते हैं। तो जो भी उड़ने वाले हमारे जो रस चूसक कीट हैं वो आके उसमें चिपक जाते हैं, तो हम इस प्रकार कीटों का नियंत्रण कर लेते हैं। जी गुलाब जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप कीट प्रबंधन करते हैं? हाँ सर, मेरा मानना तो ये है कि अगर आप मतलब जैविक का बहुत ज़्यादा चलन चल रहा है सर। अगर अपने को कोई भी सब्जी है या मूंग है, उसको अगर जैविक करना है तो सबसे पहले सर बबीजामृत से उसको संस्कार कर दो। ये बबीजामृत क्या है, किसान घर ही बना सकता है। नंबर 1, अगर आपने किसान ने भिंडी या मूंग कोई किसी प्रकार का बीज को बीजामृत से उपचार करके किया तो उसमें 99% बीमारी को ब्रेक लग जाता है। उसके बाद में क्या सर, अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर किसान जैविक करता है तो कोई भी चीज़ बाज़ार से ना खरीदे, नीम तेल भी नहीं खरीदे, कुछ भी नहीं खरीदे। उसके बाद में 5 पत्ती काढ़ा बना सकता है किसान, घर बना सकता। 5 काढ़ा पत्ती बना के वो डालेगा तो उससे भी पूरे जितने भी कीट है वो उन पे भी ब्रेक लग जाएगा। जी, जैसा उसके कि बाद में गुलाब जी ने कहा कि बिल्कुल आप चाहें तो जैविक विधि से भी कीट प्रबंधन कर सकते हैं। गुलाब जी, यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेडिंग की।
तो ग्रेडिंग के लेकर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, और ग्रेडिंग किस प्रकार से की जानी चाहिए ताकि हमारे किसान भाइयों को उसका बेहतर दाम मिल सके? हाँ सर, क्या है, मेरा तो एपीओ में सारी मशीनें ग्रेडर करने की, जैसे सब्जी से लेके अनाज तक। पर लेकिन सर जो हरी सब्जी है, जैसे भिंडी है, गिलकी है और बरबटी है, इनको तो ग्रेडिंग करने के लिए किसान या तो खुद करे या मजदूर पे कराए। बाकी मशीन के द्वारा ग्रेडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर किसान सब्जी को ग्रेडर करके मार्केट में उतारेगा तो उसकी सर 3 क्वालिटी बनती है। फर्स्ट क्वालिटी का भाव अलग रहेगा, सेकंड का अलग रहेगा और थर्ड का अलग रहेगा। तो किसान को अगर किसी भी प्रकार की सब्जी या अनाज को ग्रेडिंग करके मार्केट में उतारेगा तो किसान को बहुत बढ़िया लाभ भी मिलेगा, भाव भी मिलेगा, और भाव के साथ साथ उसको एक अच्छा मार्केट उपलब्ध होगा। ताकि क्या सर, मैं भी मार्केट सब्जी लेके जाता था तो सर मेरे नाम से सब्जी बिकती थी। जैसी भिंडी की कट्टी अपन ने लगा दी बढ़िया ग्रेडिंग करके, तो वो नाम से चलती थी किस किसान की, कि फला किसान की। तो यानी गुलाब जी, आपका कहना यह है कि यदि किसान भाई ग्रेडिंग करता है, यानी कि क्वालिटी वाइज यदि उसको ग्रेडिंग करके मार्केट में यदि लेके जाता है तो निश्चित तौर पर उसको उसके अच्छे दाम मिलेंगे। वही डॉक्टर साहब, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा गुलाब जी बता रहे हैं कि ग्रेडिंग करके आप मार्केट में ले जाइए, अच्छे दाम मिलेंगे। ग्रेडिंग की सर व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से उसको पैक किया जाना चाहिए ताकि खेत से निकलने के बाद वो मार्केट तक अच्छे रूप में पहुंचे? वो किसान भाइयों, बहुत से हमारे किसान हैं, विशेष रूप से अगर हम सब्जियों की तरफ जाते हैं और फलों की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से अब हमारे किसान जो है ग्रेडिंग की तरफ आ चुके हैं। तो ये जब तोड़ाई करने के बाद सभी को, फलों को या आप सब्जियों को हम एकत्रित कर लेते हैं। इसके बाद जो धोने लायक जो रहते हैं उसको हम धुलाई कर लेते हैं। धुलाई करने के बाद आजकल ग्रेडर मशीन आ चुके हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, या जिसको हम ए, बी या सी के ग्रेड कहते हैं। तो ये अलग अलग छन्ना लगा रहता है और इससे ग्रेडिंग हो जाती है और कैरेट में इसके जो हैं आपके जो है फ्रूट्स जो हैं या वेजिटेबल्स जो हैं उसमें आ जाते हैं और इसके जो है प्रारंभिक जो है पैकिंग इसकी हो जाती है और इसके बाद हम इसको जो है तुरंत कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं ताकि हमको बाज़ार मिलने में हो सके 6 घंटा, 8 घंटा या 10 घंटा का ट्रांसपोर्टेशन का समय होता है। तो तुरंत जो है ग्रेडिंग के बाद जो है पैकिंग होती है। पैकिंग के बाद हम इसको जो है स्टोर में रख देते हैं और इसके बाद आजकल तो बहुत ही मॉडर्न मार्केट सिस्टम हो गया है सर, और इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन में भी जो है कूल चेन सिस्टम से जो है वो जो है हमारे जो प्रोडक्ट हैं मतलब जो है कोल्ड स्टोर से निकलने के बाद ट्रांसपोर्ट के कोल्ड में चला जाता है और फिर मार्केट कोल्ड चेन में वो चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम मिनिमम जो लॉसेस जो हैं या उसके जो नुकसान को हम कम कर रहे हैं, जिसके कारण से सब्जियों या फलों की मात्रा अभी हमको ज़्यादा मात्रा में बाजार में उपलब्ध हो रही है। मतलब आपका कहना डॉक्टर साहब ये है कि हमारा किसान भाई नित्य नई नवीन तकनीकों का इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है। अंत में गुलाब जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारा जो युवा है, खासकर जो युवा किसान है, पढ़ लिखने के बाद बाहर की तरफ पलायन कर रहा है, नौकरियां ढूंढने जा रहा है, आप उनको क्या संदेश देंगे? क्या वे बाहर जाएं या यहीं रहकर अपनी खेती किसानी से यानी कि परंपरागत खेती से भी जुड़ें तो उनको कितना लाभ होगा? हाँ सर, ये मेरा तो विचार है, उनको मैं बतलाता भी हूँ। जैसे अभी किसान क्या करते हैं सर, फसल कटने के बाद में गेहूं की प्याली में आग लगा देते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जो आज के युवा है, आप 5,000 में भोपाल या कहीं भी शहर में जाके नौकरी ना करें। अगर वो एक बड़ा चद्दर सेट बना के, अगर वो प्याली का भूसा बना के उसका भी उद्योग करने चाहते हैं, उसके साथ वो पशुपालन भी कर सकते हैं वो, बस ताकि दूध का भी व्यवसाय बहुत बढ़िया। उसके बाद में सर अभी केचुआ खाद पर बहुत बड़ा काम हो रहा है जैविक के ऊपर। अगर मान लो वही हमारा युवा अगर जो खेत से वेस्ट निकलता है, डेयरी से गोबर निकलता, उसका केचुआ खाद बना के भी वो अच्छी क्वांटिटी में बेचता है, तो सर शहर में तो 5,000 रुपये महीने मिलता, और अगर वो जैविक करके खाद बना के बेचेगा तो उसको बहुत बड़ा फायदा होगा। और मार्केट तो बहुत है जैविक खाद का, मार्केट तो बहुत है बड़ा, जैसा कि डॉक्टर साहब गुलाब जी ने बताया। आपसे भी सर हम यही जानना चाहेंगे कि आज जो हमारा ये युवा है वो क्या कहेंगे आप उसके बारे में? क्या वे बाहर जाके नौकरी करे या फिर खेती करे? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अगर युवा थोड़ा सा प्रशिक्षण ले ले तो हमको गांव से निकलने की आवश्यकता नहीं है। गांव में बहुत से ऐसे छोटे छोटे कार्य हैं और कई कार्य को करके जो है हमारा किसान का बच्चा गांव में ही रहे, शहर ना जाए मजदूर बनने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत से काम हैं, बहुत छोटे छोटे से काम हैं। प्रसंस्करण की तरफ में हमारे किसान के बच्चे आ सकते हैं,
पैकिंग की तरफ में किसान आ सकते हैं, मार्केटिंग की तरफ में हमारे किसान भाई आ सकते हैं। कई बार मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है कि किसान के बच्चे जो हैं ज़मीन को बेचने की कगार पे आ चुके होते हैं और शहर में बसने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि है हमारे गांव में बहुत से रोज़गार हैं और हम दूसरों को रोज़गार देने वाले हैं। अगर हम कुछ थोड़ा सा कार्य शुरू कर देंगे अपने गांव में तो उससे क्या होगा कि हम पूरी जो आबादी है जो गांव से शहर की तरफ जा रही है तो हम उसको गांव में ही रोक लेंगे और इस प्रकार से हम आबादी को, शहर की आबादी को भी नियंत्रण कर सकते जी, हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बिल्कुल जो हमारा युवा है वो गांव में ही रहकर खेती किसानी से जुड़ सकता है और एक अच्छा रोजगार यहाँ पे प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही गुलाब सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे कृषक भाइयों के साथ साझा करी। तो दोस्तों, कृषि दर्शन का कार्यक्रम यहीं तक था। समाप्त करने से पहले हम आपको एक बार फिर से रंगों के पर्व होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम के नए अंक में कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।